हमरा बुझाता बबुआ जीएम हुई हैं, ओकरे ऊपरा डीएम हुई हैं, ई पावरफुल कौनो राज के सीएम हुई हैं और सबके चहेता पीएम हुई हैं हो। तो उत्तर प्रदेश बिहार में भोजपुरी भाषा में ऐसा एक गीत गाया जाता है और उन्हीं चीज़ों को लेकर आज हम टॉपिक लेके आए हैं सिविल सर्विस के बारे में। हमारे देश की संसद की अस्थाई समिति ने यूपीएससी परीक्षा में बदलाव के सुझाव दिए हैं, यानी कि जो आपके ललना हैं, आपके बच्चे हैं जो डीएम बनना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम बात करें इस गाने में जो कहा गया था कि सीएम बनेंगे पीएम बनेंगे, तो ऐसा एक उदाहरण आप जानते ही हैं ना कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, ये पहले खुद ही आईएएस आईपीएस जैसी रैंकों में यानी कि सिविल सर्विस से निकल के आए हैं। तो ये कोई सपना नहीं है, सिर्फ एक काल्पनिक गीत नहीं है, ये गीत साकार होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये एक गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा और देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठा हुआ है। तो ये हमारे देश में संभव है क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और उसी लोकतांत्रिक देश में डॉक्टर और इंजीनियर को सिविल सर्विस में आने से रोकने के लिए हमारे देश की संसद की अस्थाई समिति ने यूपीएससी परीक्षा में बदलाव के निर्देश दिए हैं और लोगों से सुझाव मांगे हैं। और इस पर हम पूरी बात करने वाले हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों डॉक्टर और इंजीनियर्स को लेकर संसद की अस्थाई समिति ऐसा करने का विचार बना रही है, बदलाव करने के सुझाव दे रही है या सुझाव मांग रही है। तो इन पर डिटेल में अगर हम बात करें तो क्या यूपीएससी एग्जाम में होगा बदलाव? भारत सरकार इंजीनियर छात्रों के सिलेक्शन प्रोसेस से क्यों है थोड़ी सी नाराजगी? क्योंकि इनका कहना है, साफ साफ कहना है कि हमारे देश में खुद ही डॉक्टर और इंजीनियर जो बहुत ही अच्छे होते हैं उनकी कमी है, तो क्यों ये लोग सिविल सर्विस में आकर अपनी डिग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं? यानी कि दुरुपयोग तो नहीं कहा जाएगा, डिग्री को जिसकी इनकी स्पेशलाइजेशन है, जिस चीज़ को इन्होंने सीखा है उससे देश की उन्नति और प्रगति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो ये किस आधार पर जो हमारी संसद की अस्थाई समिति है इसने क्यों कहा, इस पर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो पूर्व में अगर हम बात करेंगे पूरा डिटेल में इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर इंजीनियर अपना पेशा छोड़कर आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, आईएफएस बन रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है। देश का नुकसान होने से मतलब कि हमारे देश के जो बड़े बड़े संस्थान हैं जहां पर मेडिकल के क्षेत्र में काम किए जाते हैं वहां पे डॉक्टरों की कमी बताई जा रही है। तो ये जो लोग आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विस के किसी भी क्षेत्र में आ जा रहे हैं, ये अगर चाहते तो अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतर कर सकते थे और भारत में कुछ नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते थे। इंजीनियर की बात की जाए तो भारत सरकार यानी कि संसद की अस्थाई समिति का कहना है कि जो इंजीनियर हैं इनकी तादाद यूपीएससी में सिलेक्शन के मामले में सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा इंजीनियर जो हैं भारत के वो लोग इसमें आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो हमारा इस समय एग्जाम पैटर्न है, जैसे CSET जिसे हम कहते हैं, और फिर जो हमारी मुख्य परीक्षाएं हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ये क्या होता है कि ये लोग अपने स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं। और CSET में जिस प्रकार से आप जानते हैं रीजनिंग होती है, इंग्लिश होता है और मैथ होता है, तो इनमें इंजीनियर्स ऑलरेडी ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, इनका सिलेबस ही यही होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी वजह से इनका सिलेक्शन रेट जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं, उसके बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस कम हो जाता है। और जिससे एक जो समाज को दिशा निर्देश दिखाने वाली एक मानसिकता होनी चाहिए उसकी कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंटों में कमी भी आ रही है, जिसकी वजह से क्योंकि ये टेक्निकल और मेडिकल के जो छात्र हैं वो यहाँ आ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को सिक्योर करने आ रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपनी आत्मीय इच्छा से नहीं आ रहे हैं कि हमको आईएएस या आईपीएस बनना है, ये केवल और केवल अपने आप को इस्टेब्लिश करने आ रहे हैं, अपने आप को सिक्योर करने आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो हमारे विशेषज्ञ हैं, भारत में तमाम अनेकों विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं जो इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए। तो जो संसद की अस्थाई समिति है उसने ऐसे बदलाव के सुझाव दिए क्यों? तो आइए उस पर नज़र डालते हैं, हम आंकड़ों पर नज़र डालते हैं कि आंकड़े क्या हैं। तो अब तक जो चुने जा रहे हैं 2011 से 2020 के अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा 100 में से 70% टेक्निकल और मेडिकल क्षेत्र के छात्र शामिल हो रहे हैं, यानी कि 25 से 30% छात्र ही जो हैं ये जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के हैं, बैकग्राउंड के हैं, वो बेचारे यहाँ पे हो रहे हैं। क्योंकि CSET हुआ या मुख्य परीक्षा हुई, ऑप्शनल हुआ, उसमें ये कहीं ना कहीं मात खा जा रहे हैं और जो टेक्निकल और मेडिकल क्षेत्र के छात्र हैं इन पर कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए आंकड़ों पर दृष्टि डालते हैं। 2011
की हम बात करेंगे, 2011 में 46% केवल इंजीनियरिंग के लोग यानी इंजीनियर छात्र जो थे उनका सिलेक्शन हुआ था। वही 2011 की तुलना में हम 2020 की बात करेंगे तो इसमें इंजीनियरों की संख्या जो थी 46% से बढ़कर साथियों 65% हो गई थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर की। जो डॉक्टर मेडिकल बैकग्राउंड के छात्र हैं उनके 2011 में उनकी जो सिलेक्शन रेट थे वो 14% थे, और 2020 में डॉक्टर की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बहुत गिरावट आई है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, जो जाके 4% हो जाती है। यानी कि डॉक्टर के जो रुझान है, डॉक्टर जो है उनके रुझान कम हुए हैं। इसका एक कारण हो सकता है कि जो मेडिकल क्षेत्र होता है ना, मेडिकल क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले या कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं मिले तो आप अपना एक मेडिकल या आप अपने क्या बोलते हैं उसको छोटा मोटा हॉस्पिटल या अपने किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाकर आप अपनी योग्यता के दम पर जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात करेंगे तो हमारे देश में कितने सारे इंजीनियर प्रतिवर्ष निकल रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो रोजगार की संख्या है उसकी संख्या कम है, यानी कि जो हमारे यहाँ जॉब की संख्या है वो कम है और जो जॉब लेने वालों की संख्या है वो सर्वाधिक है, और इस वजह से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसमें क्या हो सकता है, क्या बदलाव हो सकते हैं अगर हम इनकी बात करेंगे तो जैसे परीक्षा की जो चुनाव प्रक्रिया है, जो संसद की स्थायी समिति ने सुझाव दिए हैं उन सुझावों की हम बात करेंगे तो इन्होंने कहा है कि परीक्षा की जो चुनाव प्रक्रिया है इसको थोड़ा फास्ट करें, इसको 6 महीने के अंदर समाप्त करने की बात की गई है, क्योंकि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है कहीं ना कहीं 1 साल से 1.5 साल का समय इसमें लग जाता है। तो संसदीय समिति की ये बात कही जा रही है, स्थायी समिति ये कह रहा है कि आप परीक्षा को थोड़ा फास्ट करिए और इसे 6 महीने के भीतर कंप्लीट करवाइए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा यहाँ पे करवाइए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा करवाने से क्या होगा कि परीक्षा के जो परिणाम है या परीक्षा के जो प्रोसेस हैं उनमें वक्त कम लगेगा और चयन की प्रक्रिया जो होगी बहुत तेज़ी से आप लोग कर सकते हैं, और जिससे 6 माह का जो हम लोग सुझाव दे रहे हैं उसमें आप लोग 6 माह में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे इतनी निकल के आती हैं। अगर हम थोड़ी सी सिविल सर्विस की बात करेंगे, जो हमारी प्रशासनिक सेवा है, ये भारत में आई कैसे, और भारत में क्या हमारी आज़ादी के पहले भी कलेक्टर जैसे पद हुआ करते थे, IAS IPS हुआ करते थे, उन पर एक दृष्टि हम डालते हैं। बताया जाता है कि हमारे देश में जो IAS और IPS की अवधारणा है उसमें सरदार पटेल की बहुत ज़्यादा भूमिका है, और उन्होंने एक अपने भाषण के दौरान ये भी कहा था कि भारत का स्टील फ्रेम हो जाएगा कौन, ये जो हमारे सिविल सर्विस के स्थापना हुई थी हमारे देश में 1947 के बाद, तो इसे भारत का स्टील फ्रेम भी माना जाता है। अगर हम बात करेंगे 1947 हमारे देश के आज़ाद होने तक या उससे पहले हमारे देश में क्या संस्था थी जो हमारे देश में प्रशासनिक कार्य करती थी, इसकी बात करेंगे तो ICS के नाम से जाना जाता था, जिनसे आज के वक्त में हम IAS के नाम से जानते हैं। ICS का पूरा नाम था इंडियन सिविल सर्विस, ICS इंडियन सिविल सर्विस, और इसी को 1947 के बाद IAS के नाम से हम जानते हैं। IPS जो हम आज जानते हैं, जो हमारे वर्तमान परिदृश्य में IPS की अवधारणा है सिविल सर्विस में, वही जो 1947 से पहले और 1947 तक की हम बात करेंगे तो इसे IP कहते थे। IP का मतलब होता था इंडियन पुलिस, लेकिन इसका परिवर्तित नाम अब हमारे भारत देश में 1947 के बाद IPS के नाम से हम जानते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो सिविल सर्विस के बारे में हमने आपको बता दी हैं, और जो डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर हैं इनको रोकने का काम नहीं किया जा रहा है। इनके जो परीक्षा पैटर्न है उसमें सिलेबस जो है उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे कि जो आम छात्र हैं, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के छात्र हैं और जो मेडिकल और इंजीनियरिंग यानी टेक्निकल बैकग्राउंड के छात्र हैं, सबको समान सिलेबस मिल जाए। वैसे भी अगर हम जानते हैं नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है, मुझे तो नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन किया कैसे जाता है। अब तो हाल ही में देख रहा हूँ मैं जो टीचिंग एग्ज़ाम हो रहा है उसमें CTET जिसे कहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और रेलवे जैसे एग्ज़ाम में भी अपनाई जाती है। लेकिन सिविल सर्विस में किस आधार पर ये अपनाया जाता है मुझे मतलब
नॉर्मलाइजेशन किया कैसे जाता है, इसकी जो अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किस एग्जाम में क्या हो जाता है और कैसे होता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में ये लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए 2 मीटिंग की शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर था वो हार्ड आ जाता है, यानी कि कठिन आ जाता है, और जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है वो थोड़ा सा लो मीडियम क्लास का होता है। तो जो हाई लेवल का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का है उसके लेवल में इस पेपर को लाने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ये विषय विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। ये इसकी क्या अवधारणा है, किस प्रकार से ये करते हैं, ये तो वही जानते हैं, क्योंकि ये किस प्रकार से किया गया इसका जो डाटा होता है वो कभी सरकार या संस्थान जो होता है वो कभी सार्वजनिक नहीं करता, बस वो बता देता है कि हमने इसमें इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन किया है। ये प्रक्रिया इनके द्वारा बता दी जाती है और जिसके बाद छात्रों को मजबूरन इन चीज़ों को मानना पड़ता है। और बहुत सारे इसके बाद बवाल भी होते हैं, छात्रों में विवाद भी होते हैं, विरोध प्रकट भी करते हैं, क्योंकि इसकी नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि कोई छात्र अगर क्वालिफाई है एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर उसका नंबर घट जाता है तो उस एग्जाम में फेल भी हो जाता है। तो इस प्रकार से वो पास होते हुए भी फेल हो जाता है और उसको नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन की ये प्रक्रिया जो होती है तो इसी प्रकार से इंजीनियर और डॉक्टर के क्षेत्र में जो छात्र वहाँ से तैयारी करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, या वहाँ की जो डिग्री होती है, जो चीज़ें होती हैं, सीखने के बाद जब वो सिविल सर्विस में आते हैं तो संसद की अस्थाई समिति का ये कहना है कि उसकी वजह से क्या है कि हमारे देश में इन प्रोफेशनल्स की कमी होती जा रही है। अगर ये उस अपने ही सेक्टर में काम करते, क्योंकि इनकी मानसिक क्षमता अच्छी है, ये अगर यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम कर सकते थे, यानी कि ये भारत में कुछ इनोवेशन का काम कर सकते थे। देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये टेक्निकल पॉइंट सही है, क्योंकि अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करता है, आईएएस या आईपीएस या आईएफएस बनता है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि लब्धि जो है बहुत ही बढ़िया होगी, क्योंकि ये जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है हमारे देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक होता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है भारत की सभी परीक्षाओं से कहीं ना कहीं सबसे अधिक कठिन होता है। इसमें सब्जेक्ट की संख्या सर्वाधिक होती है, करंट अफेयर्स की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ हमारे जो मस्तिष्क होते हैं उन मस्तिष्क को किस प्रकार से डेवलप किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किताबों और क्वेश्चंस के माध्यम से हमारे दिमाग में रीजनिंग फिट की जाती है, जिसकी वजह से हम गंभीर से गंभीर सिचुएशन में और कठोर से कठोर समयों में हम किस प्रकार से संयम से काम करते हैं। एक आईपीएस होता है, अगर मान लीजिए कहीं पे दंगा हो जाता है तो अपने आप को, क्योंकि अगर मान लीजिए 22 या 25 वर्ष की उम्र में कोई आईपीएस बन जाता है और इसकी ड्यूटी अगर लग जाती है कहीं पे मान लीजिए 25-26 की आयु में और सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, दंगा हुआ है, तो वो उस स्थिति को कैसे संभालेगा। एक 25 वर्ष का बच्चा ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा ही होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई आम नागरिक नहीं कर सकता है। और इसीलिए जो ग्रामीण भाषा है उसमें ये कहा जाता है कि जो हमारे ज़िले के कलेक्टर होते हैं, जिन्हें आप डीएम कहते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, उन्हें जिले का राजा कहा जाता है। कहते हैं ना कि हमारा बेटवा राजा बनेगा, तो राजा का मतलब वो कलेक्टर बनेगा। मुख्यमंत्री को राजा कहा जाता है वो अलग बात है, लेकिन जिले का राजा कौन होता है, डीएम को कहा जाता है। और यही इसीलिए सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि जो हमारे डॉक्टर इंजीनियर हैं वो आकर यहाँ पे बहुत बेहतर करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उन्हें इस परीक्षा से वंचित कोई नहीं कर सकता है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अगर वो अपने क्षेत्र में ही काम करते तो भारत में कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं, भारत में मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर जाते, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ ऐसा कमाल कर जाते, कुछ ऐसे इनोवेशन के ऐसे आविष्कार कर देते जिसकी वजह से हमारे देश की जो विकासशील देशों की जनसंख्या है, जैसे 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे, तो उसी विजन को लेकर शायद इस पर चिंतन मनन किया जा रहा हो। लेकिन अगर हम कुछ एक्सपर्ट की बात करेंगे तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि हमारे देश में जो सिविल सर्विस की वैकेंसी आती हैं वो 1000-1500, बहुत ज़्यादा तो 2000 हो जाती है। अगर उसमें से 150, 40, 50, 90, 100, 200 डॉक्टर इंजीनियर इसमें आ जा रहे हैं और हमारे देश में हर वर्ष लाखों लाख छात्र जो हैं डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और उनको तो जॉब मिलती नहीं है। अगर उनमें से मान लीजिए 50,000 छात्रों में से 500 छात्र
सिविल सर्विस में आ जाते हैं तो इससे भारत का बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। हाँ, इससे फ़ायदा भी हो सकता है कि जैसे वो इस अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए पहले यहाँ आते हैं और जब वो इस्टेब्लिश हो जाते हैं, वो प्रशासनिक सेवा में लग जाते हैं, फिर अपने मस्तिष्क का विकास करते हुए शायद वो वहाँ से निकल कर फिर उसके बाद देश की सेवा के लिए कुछ नए नए आविष्कार कर सकते हैं। मतलब एक्सपर्ट इस पर कुछ एक्सपर्ट हामी भर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट ना भी कह रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से समझे कि बेहतर मामला है, जिसको देश के वरिष्ठ जनों को इस पर बैठना चाहिए और इस पर चिंतन मनन करना चाहिए। खैर, अगर हम नियमतः बात करें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करें, तो देश के किसी भी छात्र को किसी भी परीक्षा में बैठने से अगर उसकी क्वालिफिकेशन उस परीक्षा के अनुसार है तो वो देश के किसी भी राज्य में जाकर जॉब ले सकता है। अगर हम ऐसी बात करेंगे तो कुछ एग्जाम हुए थे, अभी देखिए बिहार शिक्षक भर्ती एक आई थी जिसमें अन्य राज्यों के लोगों को रोक दिया गया था और अन्य राज्य के जो छात्र थे वो जाकर कोर्ट में केस कर देते हैं और कोर्ट का डिसीजन आने से पहले ही बिहार राज्य सरकार अदर स्टेट वालों को अपने यहाँ मौका दे देती है। तो ये क्या था, बिहार सरकार को पता था कि हम अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर उनको आने से रोक रहे हैं तो ये हमारे देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात होगा और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा वो छात्रों के पक्ष में जाएगा। इसीलिए उन्होंने पहले ही गजट में संशोधन अपने किया और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करके अदर स्टेट को शामिल कर लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं यूपीएससी में भी लागू होती हैं। यूपीएससी में अगर जो वहाँ पे स्नातक का यानी कि ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो डॉक्टर इंजीनियर भी ग्रेजुएशन है, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के छात्र भी वहाँ पे ग्रेजुएट हैं, तो ये सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही विस्तार से आपको बताने की कोशिश की, जिनको नहीं समझ में आता है उनको भी समझाने की कोशिश की कि क्या है पूरा मामला। तो भारत सरकार आपको रोक नहीं सकती है, हाँ वो अपने सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजिंग कर सकती है। आप अगर सिविल एस्पिरेंट हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है, या इसके लिए क्या सुझाव या क्या चीज़ें निकल के आ सकती हैं जिससे सबका समन्वय स्थापित किया जा सके। सरकार का भी एक तरह से अगर हम बात करें तो सही कह रही है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हैं उनमें टेक्निकल बैकग्राउंड की जो चीज़ें हैं जैसे मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग जैसी चीज़ें हैं, अब आईआईटी का बंदा उसमें आएगा तो वो तो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को तो धुएं की तरह उड़ा देगा और ऑप्शनल में भी वो अपने सब्जेक्ट लेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बदलाव की बातें की जा रही हैं। चलिए फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर चीज़ आपके दिमाग में घुसाने का काम हम करते हैं, जिससे आपको सही, सच्ची और अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को भी प्रकट करते रहिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।